गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे थे अमेरिकन रिवॉल्यूशन की, और अमेरिकन रिवॉल्यूशन में अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1774-76 के आसपास शुरू हुआ एक स्वतंत्रता की लड़ाई। 1783 में जाकर फाइनली हमें 13 उपनिवेशों के, जो कि अलग अलग थे एक दूसरे से, इन सबकी संयुक्त बनकर संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में गठन हुआ। हमने देखा संयुक्त राज्य अमेरिका का इंग्लैंड के खिलाफ जो ये लड़ाई थी स्वतंत्रता की, इसमें कारण क्या क्या रहे, परिणाम क्या क्या रहे, और उसके अलावा क्या क्या घटनाएं रही। आज हम बात करेंगे कि अमेरिकी क्रांति के विजय के क्या कारण रहे और इंग्लैंड के पराजय के क्या क्या कारण रहे। ठीक है, तो हम चले स्टार्ट करते हैं। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध में इंग्लैंड की पराजय के कारण। ठीक है, तो पहला जो था वो था इंग्लैंड का अमेरिका से दूर स्थित होना। इंग्लैंड जो है अमेरिका से दूर है, इसी वजह से किसी भी तरह की कार्रवाई ये संयुक्त रूप से और आक्रामक रूप से करने के लिए इन्हें टाइम चाहिए था। तो सबसे पहला जो रीजन था इंग्लैंड का अमेरिका से दूर स्थित होना, यानी कि अमेरिका जो है इंग्लैंड से लगभग 3000 मील दूर है। इंग्लैंड को अपनी सेनाएं तथा रसद सामग्री अटलांटिक महासागर पार करके अमेरिका भेजनी पड़ती थी। अमेरिका में भी लगभग 1000 मील के जंगलों को पार करना पड़ता था। यह एक कठिन कार्य था। दूसरी ओर अमेरिका अपने ही देश में लड़ रहे थे और उन्हें संचार व यातायात की समस्या नहीं थी। ठीक है, तो बात आ रही है समझ में। तो अमेरिका तो अपने देश में ही लड़ रहा था, और इंग्लैंड के खिलाफ अगर अमेरिका ने मोर्चा खोल रखा है तो इंग्लैंड को उसे दमन करने के लिए किन्हीं सोल्जर्स को, रिसोर्सेज को भेजना पड़ेगा। भेजने के अलावा इनके पास कोई चारा था नहीं, लेकिन फिर भी टाइम लगता था। लेकिन अमेरिका तो क्या था, अपने ही देश में लड़ रहा था, तो उन्हें संचार व यातायात जैसी समस्याओं का समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, जो कि इसको करना पड़ा इंग्लैंड का। तो इन शॉर्ट आप ये लिख सकते हो कि इंग्लैंड का अमेरिका से दूर स्थित होना एक सबसे बड़ा रीजन था कि इंग्लैंड की पराजय का और अमेरिका की विजय का। दूसरा, अमेरिका की शक्ति का गलत अनुमान, यानी कि इंग्लैंड क्या सोचता था कि अमेरिकी जो लोग हैं वो उनको कभी भी कम्पीट नहीं कर सकते, उन्हें कभी भी प्रतिस्पर्धा नहीं दे सकते, उनके कंपटीशन में नहीं है। लेकिन इंग्लैंड का ये विश्वास कहीं ना कहीं उन्हें ले डूबा, यानी कि इंग्लैंड का विश्वास था कि उपनिवेशवासी ब्रिटिश सेनाओं का सामना नहीं कर पाएंगे। वे अमेरिका के स्वाधीनता युद्ध को विद्रोह मात्र समझते थे कि छोटा मोटा विद्रोह है, हम उसका दमन कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ब्रिटिश सेनापति गेज का मत था कि इस विद्रोह का दमन करने के लिए 4 ब्रिटिश रेजिमेंट ही पर्याप्त है, और यह अनुमान जो है इंग्लैंड के पराजय का कारण बना। यानी कि इंग्लैंड ने अमेरिका की शक्ति को कम आंका, और कम आंकने के अलावा उन्हें लगा कि हमारी छोटी मोटी जो सैन्य टुकड़ी अगर वो भी जाएगी तो इस विद्रोह का क्या कर लेगी, दमन कर लेगी। उन्होंने जबकि इस चीज को बहुत ही गलत लिया। तीसरा जो कारण था वो था युद्ध में इंग्लैंड का अकेले होना। आपको जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इस युद्ध में फ्रांस है, स्पेन है, ठीक है, फिलिस्तीन है, इन लोगों ने किसका साथ दिया, अमेरिका का साथ दिया था। जबकि इस टाइम ऐसा था कि इंग्लैंड के सारे क्या बन चुके थे, दुश्मन बन चुके थे। यानी कि युद्ध में इंग्लैंड अकेला लड़ा, उधर अमेरिका को अलग तरीके से विदेशी शक्तियों का भी क्या मिला, समर्थन मिला। तो युद्ध के प्रारंभ में इंग्लैंड की स्थिति संतोषजनक थी, लेकिन जब युद्ध खिंचने लगा, और उपनिवेश खिंचने लगा का मतलब यह है कि 1774 के आसपास शुरू हुआ और खत्म कब हुआ, 1783। बहुत सारे युद्ध हुए। इस युद्धों में जो है एक साइड में था एक तरह से जॉर्ज वॉशिंगटन, और दूसरी साइड में कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में ब्रिटेन की सेना लड़ रही थी, और जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिकी। युद्ध के प्रारंभ में इंग्लैंड की स्थिति ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी स्थिति जो है क्षीण होने लगी। उपनिवेशों के लोगों ने साहस और दृढ़ता से इंग्लैंड की सेनाओं का सामना किया। जब उन्हें यूरोप के अन्य देशों का समर्थन मिलने लगा, इसके लिए उपनिवेशों ने अपने दूत यूरोप के देशों में भेजे और कूटनीतिक प्रयास किए, जिसमें फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड युद्ध में इंग्लैंड के विरुद्ध सम्मिलित हो गए। डेनमार्क, स्वीडन और रूस ने सशस्त्र तटस्थ संघ बना दिया। इस प्रकार युद्ध में इंग्लैंड जो है अकेला बना रहा। यानी आप लिख सकते हो किसने साथ दिया, फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड ने तो अमेरिकी वासियों का साथ दिया, वहीं दूसरी ओर डेनमार्क, स्वीडन और रूस ने बोल दिया कि हम क्या बने रहेंगे, तटस्थ बने रहेंगे, न तो इंग्लैंड को सपोर्ट देंगे और न ही अमेरिकी उपनिवेशों को। नेक्स्ट, इंग्लैंड के अयोग्य सेनापति, ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि एज कंपेयर टू अमेरिकन सेनापति इनकी शक्ति क्षीण थी, इनमें कहीं ना कहीं घमंड था। उपनिवेशों की सेना में उत्साह, साहस और दृढ़ता थी। उनके सेनापति योग्य और दृढ़ संकल्प वाले थे। ब्रिटिश सेना एक आक्रमणकारी सेना के समान थी जिसका जनता विरोध कर रही थी। ब्रिटिश सेनापति होए और बरगोई ने, ये नाम लिखना,
ब्रिटेन की तरफ से हो या बरगोइने में सहयोग का अभाव था। इंग्लैंड का युद्ध मंत्री भी अयोग्य था। कहा जा सकता है कि अमेरिका से आई डाक को खोलने का भी कष्ट नहीं करता था। उसने फ्रांसीसी बेड़े को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। इतना ज्यादा अयोग्य था कि उसने किसी भी तरह की मशक्कत नहीं की, किसी भी तरह का करेज नहीं किया, जितना कि अमेरिकी उपनिवेशों में एक एक जन में क्या था, निहित था। तो इंग्लैंड के अयोग्य सेनापति इसका रीजन बने, किसका? अमेरिका के जीत का और इंग्लैंड की पराजय का। दोनों चीजें आप साथ में लिख सकते हो। जॉर्ज तृतीय का चरित्र। नेक्स्ट रीजन, इंग्लैंड की पराजय में जॉर्ज तृतीय के चरित्र का भी योगदान था। वह बड़ा ही अहंकारी और जिद्दी स्वभाव का था। वह स्वयं शासन करना चाहता था और मंत्रियों के परामर्श की उपेक्षा करता था। सैनिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं जॉर्ज तृतीय बड़ा ही निरंकुश और घमंडी, अहंकारी, स्वेच्छाचारी शासक था। उसने उपनिवेशों को बड़े ही गलत और अपने गुलाम की तरह आंका हुआ था। जब इन उपनिवेशों में स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ने का एक जज्बा कायम हुआ, उस टाइम जॉर्ज तृतीय जो है अपने हिसाब से इस चीज को मेंटेन नहीं कर पाया और उसकी अयोग्यता भी इसका एक रीजन बनी। इंग्लैंड में योग्य राजनीतिज्ञों का अभाव। ये वह समय था जब इंग्लैंड में योग्य राजनीतिज्ञों का अभाव था। सबसे योग्य लॉर्ड चैथम था, लेकिन घाटिया के कारण वह अस्वस्थ था और इंग्लैंड की युद्ध नीति का संचालन करने में असमर्थ। लॉर्ड नॉर्थ, रॉकिंगम, शेलबोर्न आदि साधारण योग्यता वाले व्यक्ति थे। ये लोग संकट का वास्तविक स्वरूप समझने में क्या रहे, असफल रहे और धीरे धीरे गलतियां करते रहे। और राजनीतिज्ञों की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इंग्लैंड में उस टाइम में पार्लियामेंट सेटल था। ठीक है, और पार्लियामेंट होने के बावजूद भी ये किसी भी तरह का डिसीजन उपनिवेशों के खिलाफ लेने में असमर्थ रहे। सबसे बड़ा रीजन जो था वो था जॉर्ज वॉशिंगटन का नेतृत्व। जॉर्ज वॉशिंगटन की एंट्री जो है 1789 में होती है और 1797 तक जो है वो जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले स्वतंत्र राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं। इंग्लैंड की शक्ति का विभाजित होना, यानी कि इंग्लैंड को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी सैन्य शक्ति बटी हुई थी। भारत में फ्रांसीसियों से सहायता प्राप्त करके हैदर अली अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहा था। आपको ये अच्छे से पता होगा कि भारत में भी, अगर इंडिया में भी हम लोग देखें, इंडिया की बात करें तो ये वाला जो एरिया था कर्नाटक वाला, कौन सा एरिया आप ये समझो, कर्नाटक जो थोड़ा सा नीचे बनता है। ठीक है, कर्नाटक वाले एरिया में भी फ्रांसीसी वर्सेस ब्रिटेन जो है लड़ाई लड़ रहे थे और इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कर्नाटक युद्ध जो हुए वो फ्रांसीसी और ब्रिटेन के बीच में हुआ है। उसमें भी फ्रांसीसियों ने ब्रिटेन को हराया और फ्रांसीसियों को सबसे बड़ा यहाँ पर एक जगह है मैसूर। कौन सी जगह है? मैसूर। मैसूर का जो शासक था उसका नाम था हैदर अली। तो हैदर अली जो है किसकी सहायता कर रहा था? फ्रांसीसियों की। बट ऑब्वियसली बात है, तो यहाँ से कौन हारेगा? ब्रिटेन। ब्रिटेन के कितने उपनिवेश, एक तरह से बोलते हैं यहाँ पर व्यापारिक कोठी थी, या फिर बोल सकते हैं कि मेन शक्तियां जो है 3 जगह पर थी। इसे बोला जा सकता है, एक था बम्बई प्रेसिडेंसी, ठीक है, दूसरा यहाँ पर बंगाल प्रेसिडेंसी और इधर कौन सी थी? मद्रास प्रेसिडेंसी। तो मद्रास और इधर पाने के लिए इनमें लड़ाई लड़ते रहते थे और हैदर अली किसको सहायता दे रहा था? फ्रांसीसियों को। आयरलैंड में भी विद्रोह के दमन के लिए ब्रिटिश सेना की आवश्यकता थी। यूरोप में भी फ्रांस और स्पेन के आक्रमण का भय था, अतः इंग्लैंड अपनी पूरी शक्ति अमेरिकी उपनिवेशों के विरुद्ध नहीं लगा सका। यानी कि इंग्लैंड की जो मेन शक्ति थी, मेन जो फोर्स थी, वो अलग अलग जगह बटी हुई थी। हर कोई जो है इनके साथ में क्या कर रहा था? लड़ाई लड़ रहा था। नेक्स्ट अगर देखें, जॉर्ज वॉशिंगटन द्वारा अमेरिका का नेतृत्व, ये सबसे बड़ी चीज थी कि अमेरिका के जो सेनापति थे जॉर्ज वॉशिंगटन, उन्होंने सारी कमान स्वतंत्रता युद्ध की जो है कर रखी थी। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध का नेतृत्व जॉर्ज वॉशिंगटन ने किया था। जॉर्ज वॉशिंगटन दृढ़ निश्चय और योग्य व्यक्ति थे। उनमें योग्य सेनापति के गुण थे। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने धैर्य से संकटों का सामना किया। उन्होंने उपनिवेशों में एकता स्थापित की और सैनिकों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा दी। बहुत बड़ी बात है बच्चों कि अलग अलग उपनिवेशों को एक करना और एक करने के बावजूद भी उनमें स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए गुण, नेतृत्व कुशल व्यक्ति ही भर सकता है, और ये काम किसने कर दिखाया? जॉर्ज वॉशिंगटन ने। नेक्स्ट देखें, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का महत्व। अब देखो, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का महत्व पढ़ने से पहले हमने क्या देखा कि
अमेरिका के जीतने के और इंग्लैंड के पराजय के क्या कारण है, एक बार वापस रिवाइंड कर देती हूँ। पहला पॉइंट, इंग्लैंड का अमेरिका से दूर स्थित होना, तो जब भी फोर्स भेजनी होती थी तो टाइम लगता था। दूसरा, अमेरिका की शक्ति का गलत अनुमान लगाना कि ये हमसे हार जाएंगे। दूसरा, युद्ध में इंग्लैंड अकेला लड़ रहा था, क्योंकि फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड ने किसके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया था, उपनिवेशों का साथ दिया था। और डेनमार्क, स्वीडन और रूस ने क्या बोला कि हम लोग न्यूट्रल रहेंगे, ना अमेरिका वालों को साथ देंगे और ना ही इंग्लैंड वालों का। नेक्स्ट रीजन हमने देखा, इंग्लैंड के अयोग्य सेनापति, जॉर्ज तृतीय का चरित्र, इंग्लैंड में योग्य राजनीतिज्ञों का अभाव। जॉर्ज वॉशिंगटन की क्या थी, बहुत ही बड़ा नेतृत्व था, और इंग्लैंड की शक्ति का विभाजित होना। तो ये अगर आपको क्वेश्चन आए कि अमेरिका के विजय के क्या क्या कारण थे और दूसरा इंग्लैंड की पराजय के क्या क्या कारण थे, तो ये आप कॉमन जो है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का महत्व। अब अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम बच्चों विश्व स्तर पर पहली बार लड़ा हुआ, विश्व स्तर पर बोला जाए तो फर्स्ट टाइम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई थी। उपनिवेशों में पहली बार अपने आप को आज़ादी प्राप्त करने के लिए समानता के आधार पर बनाया गया एक गणतंत्र, जनता के लिए और जनता के द्वारा, इस टाइप के जो महत्व रखने वाले लोग थे वो अमेरिकन उपनिवेशों में रहते थे। तो अमेरिका के स्वतंत्र संग्राम का विश्व स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा? पहला, गणतंत्रीय शासन प्रणाली की स्थापना। गणतंत्रीय शासन प्रणाली का स्थापना का मतलब यह है कि उपनिवेशों में जो प्रशासन है वो अब किसके हाथ में रहेगा? जनता के हाथों में रहेगा। जनता के प्रतिनिधि जो है चुनकर, जैसे कि इंडिया में अभी हम देखते हैं बहुत सारे में डेमोक्रेसी जो है वो चलती है, जिसे हम लोग इन शॉर्ट पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट भी हो आप, तो जनता के लिए और जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन ही लोकतंत्र है, गणतंत्र है। तो वो शासन प्रणाली की स्थापना की गई। इसका जब एक बार स्थापित हो जाता है ना बच्चों, तो दूसरी बार हम देखते हैं कि विश्व स्तर पर उसके प्रभाव जो है सकारात्मक रूप से निकलने को मिलते हैं, और हम राजतंत्र को हटाकर जनतंत्र की स्थापना के समर्थक बन जाते हैं। सेकेंड जो महत्व निकला वो था जनता की शक्ति का महत्व का प्रतिपादन, यानी कि जनता की शक्ति पहली बार देखने को मिली कि अगर जनता एकजुट हो जाए तो आप किसी के भी सामने अपना जो है लड़ाई लड़ सकते हैं। समानता के महत्व का प्रतिपादन, कोई ऊंच नहीं थी, कोई जात पात नहीं, कोई गोरे काले का भेद नहीं, और हर जो इंसान है वो क्या है? समान है। तो समानता के महत्व का क्या किया गया? प्रतिपादन किया गया। देखो, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर जैसे बड़े बड़े जो हमारे साहित्यकार थे, बड़े बड़े जो हमारे विशिष्ट विद्वान लोग थे, उनका जो प्रभाव है वो उपनिवेशों में पड़ा, और उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, किन किन का? स्वतंत्रता, वैसे पूरे रूप में अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित जो क्रांति हम विश्व स्तर पर देखते हैं वो फ्रांसीसी क्रांति थी। लेकिन अगर अमेरिका की बात की जाए तो स्वतंत्रता और समानता के आधार पर लड़ी गई लड़ाई थी। दूसरा, लिखित संविधान की परंपरा का प्रारंभ। पहली बार विश्व स्तर पर लिखित संविधान, कानून बनना शुरू हो गया। विश्व का सबसे पुराना जो संविधान है वो अमेरिका का है। 1789 के नए अमेरिकी संविधान की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। संविधान लिखित था और विस्तृत था। वैसे आपने बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में देखा होगा कि अमेरिका के जो संविधान है उसकी क्या विशेषता है, फिर भी इन शॉर्ट मैंने आपके लिए लाई है कि अमेरिकी संविधान की मुख्य विशेषता लिखित था और बहुत बड़ा, देश में संघीय शासन की स्थापना, ठीक है। उसके अलावा इसके अनुसार लोकतंत्र की अध्यक्ष शासन प्रणाली को अपनाया गया। इसमें कहा गया कि अमेरिकी कांग्रेस, जिसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट है, कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था होगी। कार्यपालिका विधि निर्माण के कार्यों से मुक्त रहेगी। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इसमें दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया गया। ओके, तो ये अमेरिकी लिखित संविधान की परंपरा प्रारंभ हुई। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मानवीय अधिकारों का पोषण या मानवीय अधिकारों की घोषणा। ह्यूमन राइट्स की बात करता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया सम्मेलन में 13 अमेरिकी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता की घोषणा पत्र जारी किया। इससे स्वतंत्रता के मानवीय अधिकारों को विशेष प्रोत्साहन मिला। इस स्वतंत्रता घोषणा पत्र के 3 प्रमुख सिद्धांत थे कि सभी व्यक्ति एक समान है, जीवन में स्वतंत्रता और प्रसन्नता की खोज के लिए करना उनके लिए सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है।
अमेरिकी वासियों को अपनी स्वायत्त सरकार स्थापित करने का, स्वायत्त मतलब जो बिल्कुल रीजनल लेवल पे होती है, उस स्वायत्त सरकार को स्थापित करने का अधिकार है। क्योंकि अब जैसे हम लोग इंडिया में देखते हैं अपना ही प्रतिनिधि चुनकर अपने जो हक है, अपने अधिकार जो है उनके लिए लड़ते हैं, तो वो बात करने का अधिकार होगा। और तीसरा, उन्हें साम्राज्यवादी शक्तियों के दमनकारी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने का पूरा अधिकार था, और जो उन्होंने फाइनली प्राप्त कर ली। क्योंकि ये जो घोषणा पत्र है 76 में हुआ था, इसी वजह अमेरिका की स्वतंत्रता क्रांति हम 1776 में, क्यों अमेरिका ने सबसे पहले 4 जुलाई 1776 को स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसीलिए कभी पूछा जाए कि अमेरिका की स्वतंत्रता का ईयर कौन सा है, डेट कौन सा है, तो 4 जुलाई 1776 याद रखना है। हालांकि इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण जो हुआ है वो 1783 में हुआ है, और इन्हें अपने उपनिवेशों से आजादी जो प्राप्त हुई, इंग्लैंड ने इनके सामने घुटने टेक दिए, वो 1783 में। नेक्स्ट हम देखते हैं अन्य देशों में क्रांतियों को प्रोत्साहन। इसका महत्व क्या निकला कि अमेरिकी क्रांति विश्व के अन्य देशों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत बनी। मानव की समानता, स्वतंत्रता, मूल अधिकार की मान्यता संबंधी अमेरिकी घोषणा पत्र के 2 तथ्य ऐसे थे जो विश्व के अन्य देशों की क्रांतियों के लिए आदर्श बन गए। फ्रांसीसी सेनापति लफायते, जो अमेरिका के क्रांतिकारियों की ओर से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा, शीघ्र ही फ्रांस राज्य क्रांति का नेता बन गया, और टॉमस पेन ने भी फ्रांस की क्रांति में भाग लिया। तो अच्छे से याद रखना, अब जब अमेरिका की क्रांति हो चुकी है, स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी है, तो अब फ्रांस में भी नेक्स्ट क्रांति होगी। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो अपना फ्रांस की क्रांति होगी। संघात्मक शासन प्रणाली, संघ अच्छे से आपको पता होगा, संघ क्या होते हैं, पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ा होगा। संघात्मक शासन प्रणाली, ठीक है, राज्य संघ है, ठीक है, उसके अलावा छोटे छोटे संघात्मक शासन प्रणाली, यानी कि सिंपल सी बात है, ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, और उसके बाद में देश विदेश, ये स्तर पर प्रशासन प्रणाली का स्वायत्त शासन जो है स्थापित किया। और उपनिवेशों के प्रति अंग्रेजों की नीति में क्या हुआ, परिवर्तन। यानी कि सबसे बड़ा रीजन ये था कि अभी तक इन्होंने अमेरिका जितना गलत समझा था, अब उपनिवेशों के प्रति अंग्रेजों की नीति में परिवर्तन ये आया कि उपनिवेशों को अगर बहुत ज्यादा दबाएंगे, उनका बहुत ज्यादा शोषण किया जाएगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो हमारे विरुद्ध जो है क्या करेंगे, कोई ना कोई मोर्चा खोलकर खड़े हो जाएंगे। तो यही चीज थी, और धीरे धीरे अंग्रेजों की नीति में परिवर्तन आया कि अब हमें हमारे जो उपनिवेश है उनको मनाकर और उनको समझाकर हमारे साथ में लेकर चलना पड़ेगा। हालांकि ऐसा कुछ एग्जीक्यूट हुआ नहीं, क्योंकि एट दैट टाइम हम लोग जो है, इंडिया कौन था, इंडिया भी एक उपनिवेश था। इंडिया को धीरे धीरे गुलाम जो है बनाने की प्रक्रिया जो थी इसमें सम्मिलित हो चुकी थी। और जब हम बात करते हैं 1776 की, कब की बात करते हैं, 1776 की, और अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर जो है वो हो चुके हैं, और घोषणा पत्र जो है इंग्लैंड से इंडिया में आने वाला है। तो उपनिवेशों के प्रति जो अंग्रेजों की नीति थी वो परिवर्तित हो चुकी है। संघात्मक शासन प्रणाली का जन्म अन्य देशों में, और सबसे बड़ा फ्रांसीसी क्रांति, मानवीय अधिकारों की घोषणा, प्रभाव पड़ा गणतंत्र, जनता की शक्ति, समानता, लिखित संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो सकता है। ये सारी बातें जो है अमेरिका के स्वतंत्र संग्राम का महत्व, तो ये आज हमने पढ़ी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अमेरिका की स्वतंत्रता का संग्राम जो है हमने पूरी तरह से पढ़ चुके हैं कि कारण क्या रहे, परिणाम क्या रहे, किस किस तरह से इन्होंने लड़ाई लड़ी। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखो, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम अगर देखें ना, इंग्लैंड की क्रांति की अगर हम लोग बात करते तो इंग्लैंड की क्रांति सबसे गौरवपूर्ण क्रांतियों में से मानी जाती है। लेकिन अमेरिका क्रांति अगर देखा जाए तो अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ने का नाम ही जो था वो क्या था, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। तो 1776 में शुरू हुआ, और 1783 में वर्साई की संधि के साथ में ही किसने, ब्रिटेन ने किसके सामने, जॉर्ज वॉशिंगटन के सामने अपने घुटने टेक दिए। और ये जो युद्ध है सैन्य युद्ध था, खून जो है, खून भी बहा था, आत्मबल भी गया, बहुत जो नुकसान है वो अमेरिका को भी उठाना पड़ा, इंग्लैंड को भी उठाना पड़ा। लेकिन सबसे भारी नुकसान इंग्लैंड को ये हुआ कि अगर सबसे बड़ा नकारात्मक अगर इंग्लैंड की तरफ से देखें तो अमेरिका जैसा बड़ा उपनिवेश इनके हाथ से निकल गया। और वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो अमेरिका के लिए सुखद परिणाम निकला कि अमेरिका को सबसे पहले विश्व में क्या हुआ, स्वतंत्रता संग्राम जो है इस तरह से पूरा हुआ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।